हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 2 से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न, उनके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो आपका चैप्टर था उससे बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू अर्ली सिविलाइजेशन, यहाँ से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्या है? राइट एन एसे ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूलिथिक एज, और व्हाट इज़ द टाइम स्पेन ऑफ न्यूलिथिक एज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज। क्या पूछा गया है कि नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या नवपाषाण काल की समय सीमा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या रही। तो क्या लिखेंगे? चलिए उत्तर की ओर देखते हैं। लैटिन भाषा के न्यूलिथिक शब्द का अर्थ होता है नया पत्थर। अतः ईसा पूर्व 8000 से ईसा पूर्व 3000 के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल के लोग अपने पूर्ववर्ती काल की तुलना में अधिक कुशल थे तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज भी की। अब लिखेंगे इस काल की विशेषताएं क्या क्या रही। तो पहली विशेषता रही कृषि की शुरुआत। हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो था वो संग्रहकर्ता से उत्पादककर्ता की ओर आ चुका था, उत्पादककर्ता बन चुका था। लिखेंगे कृषि की शुरुआत में अपने पूर्व युग में पौधों के उगने की थोड़ी जानकारी के बाद नवपाषाण काल के लोग पूर्ण कृषक बन चुके थे। माना जाता है कि औरतों ने पहले कृषि का प्रारंभ किया। संभवतः उन्होंने पड़े अन्न को खुली भूमि पर जमते देखा तो उनके मन में भी बीज बोने की बात आई और संभवतः इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि के प्रारंभ होने के साथ ही भोजन की अनिश्चितता समाप्त हो गई। इस प्रकार से नवपाषाणकालीन लोग भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादककर्ता के रूप में परिवर्तित हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की फसलें बोई जाती थी। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं मेहरगढ़ में गेहूं, बार्ली आदि की कृषि होती थी। अगला आगे देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन मतलब एक जगह रहना। पहले क्या था? मनुष्य क्या करता था? एक जगह से दूसरे जगह जाता था। किस लिए? क्योंकि उसके पास कृषि नहीं था। वहाँ की ज़मीनें क्या होती थी, उसका उर्वरता शक्ति ख़त्म हो जाता था, तो वो लोग दूसरी तरफ चले जाते थे और वो ऐसे भी उपजाऊ नहीं, उत्पादक करता नहीं रहे, संग्रह करता रहे। तो अस्थायी जीवन की ओर वो लोग कृषि की ओर आगे बढ़े। लिखेंगे अस्थायी जीवन की ओर। अगला पॉइंट, कृषि ने लोगों को एक स्थान पर लंबे समय तक रहने को बाध्य किया, क्योंकि पौधों को लगाने या बीजों को बोने के बाद उसकी देखभाल तथा उसके तैयार होने के बाद उसे कटने तक काफ़ी समय लगता था और इसके लिए लोगों को वहाँ रहना आवश्यक था। उन्होंने ज़मीनों को खोदकर घर बनाने की शुरुआत की। नवपाषाण के लोग झोपड़ियों तथा चट्टानों के कंदरों में भी रहा करते थे। कश्मीर के ब्रुज होम में हम इस प्रकार के घरों को अफसोस पाते हैं, देखा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, बर्तन तथा कपड़ों का उपयोग। कृषि के कारण इनके पास खाने की अनिश्चितता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन कृषि के दौरान उपजे फसलों या अनाजों को खाने एवं सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का, रस्सियों की टोकरियों का को बनाना सीखा। इस प्रकार आवश्यकताओं को समझते हुए नई नई वस्तुओं का आविष्कार होना शुरू हो गया। चक्के का सर्वप्रथम आविष्कार भी इसी काल में हुआ। पहले चक्के का उपयोग बर्तन बनाने में और बाद में इसका उपयोग कपड़े बनाने या कपड़े बुनाई में करने लगे। अब नवपाषाण के लोग जानवरों के चमड़े तथा पेड़ों की छाल से शरीर को नहीं ढकते थे, बल्कि कपड़ों का उपयोग करने लगे थे। अगला पॉइंट, पशुपालन। इस काल के लोग पशु पालते थे। क्या लिखेंगे? कृषि करने के लिए बल अथवा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ज़मीन की खुदाई तथा जुताई के लिए, यातायात के लिए, दुधारी पशुओं से दूध के लिए तथा अन्य कई कार्यों के लिए उस काल के लोगों ने पशुओं को पालना आरंभ किया। संभवतः कुत्ता मनुष्य का प्रथम पालतू जीव रहा, लेकिन बाद में उसने मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस आदि जानवरों को पालना शुरू किया। इतिहासकारों को ऐसे जानवरों की हड्डियां खुदाई के दौरान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। साथ ही वर्तमान बिहार के चिरांड में भैंस और बैल की हड्डियां भी प्राप्त हुई। ठीक है। आगे देखेंगे विकसित औजार तथा यंत्र। नवपाषाण काल के हथियार तथा यंत्र पहले के हथियार तथा यंत्रों की अपेक्षा अधिक सुडौल तथा धारदार हुआ करते थे। इनके हथियार
पॉलिश तथा चिन्ह हुआ करती थी। इस योग की महत्वपूर्ण यंत्र स्लेट थी, जो कि एक सूक्ष्म तराशी की पत्थर से बनाया गया एक किनारा धारदार तथा इसका हैंडल लकड़ी का था। इसका उपयोग लकड़ी तथा पेड़ों को काटने के लिए किया जाता था। पत्थर का हंसुआ का उपयोग भी ये लोग घास को काटने में करते थे। इस योग के यंत्र फ्रांस में पाए गए। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी में कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। कला और शिल्प। इस काल में चित्रकारी के नए प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग था तथा लिपि में भी सुधार देखा गया। पुरातात्विक चित्रों में इस काल के चित्रों में कई भिन्नता देखे गए। इस काल में बर्तनों में अच्छे तथा कई प्रकार के आकर्षक तथा रंगीन बर्तन बनने शुरू हो चुके थे। श्रम विभाजन तथा सामुदायिक जीवन में किए गए कई आविष्कारों तथा कृषि के कारण कुछ अवकाश मिलना शुरू हो चुका था, जिन्हें इन लोगों ने अन्य कार्यों में लगाना शुरू किया। लेकिन अस्थायी जीवन को जीने के लिए कुछ आवश्यक नियमों को पालन करना भी जरूरी हो गया था। संभवतः इन नियमों को वयोवृद्ध लोगों ने बनाया था। इस काल में सभी कार्यों का विभाजन संभव नहीं था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों का विभाजन स्त्री तथा पुरुष के बीच में किया गया था, लेकिन कुछ शिकार दोनों मिलकर किया करते थे। ये था नवपाषाण काल की विशेषताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव मैन फ्रॉम हंटर गैदर्स टू सेटल अ कम्युनिटीज। क्या पूछा है? आदिम काल के शिकारी संग्रहक से व्यवस्थित सामुदायिक जीवन का विकास लिखे। मतलब किस तरह से शिकारी संग्रहक जो था व्यवस्थित सामुदायिक जीवन की ओर चला गया, कैसे उसका विकास हुआ। तो लिखेंगे क्या उत्तर, हजारों वर्ष पहले होमो सैपियंस नामक जो आधुनिक मानव पृथ्वी के विभिन्न भागों के वनों में इधर उधर घुमा करते थे। ये लोग भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर होते थे। ये जंगलों से कंदमूल, फल फूल आदि को एकत्र करते थे। कई तरह के हथियारों से जानवरों का शिकार करते थे। अतः यह मनुष्य खाद्य संग्रहक था। पुरुष तथा स्त्री दोनों ही वर्ग खाद्य संग्रह का कार्य किया करते थे। ये इंट्रोडक्शन। अब क्या लिखेंगे? पुरुषों के द्वारा शिकार करना। पॉइंट लिखेंगे, पुरुषों के द्वारा शिकार करना। होमो सैपियंस या आधुनिक मानव के पहले अविकसित मानव का हथियार बहुत भोतरा तथा भारी होता था। वे लोग प्राकृतिक लकड़ी या पत्थरों का उपयोग हथियार के रूप में किया करते थे। परिवर्ती काल में मानव विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना सीख गया था। शिकार ही आदि मानव के जीविका का प्रमुख साधन था। पुरुष वर्ग शिकार में हिस्सा लिया करते थे। उस समय बड़े जानवरों का शिकार अकेले करना असंभव था, इसलिए वह समूह बनाकर शिकार करने जाया करते थे। इस प्रकार आदि मानव में समुदाय गठन की भावना का जन्म हुआ। विभिन्न लोगों का एक साथ शिकार पर जाना क्लान कहलाता था। प्रत्येक मानव गोष्ठी के लोग एक निश्चित क्षेत्र में शिकार किया करते थे। उस समय दूसरी गोष्ठी के लोग को वहां शिकार करने का अधिकार नहीं था। बहुत बड़े तथा हिंसक जानवरों का शिकार कई क्लोनों के लोग मिलकर करते थे। इस प्रकार कई प्रकार के क्लोनों के लोग के मिलने से ट्राइब का गठन हुआ। शिकार किए गए पशुओं पर पूरे ट्राइब का अधिकार होता था। ये लोग मांस को मिलकर बंटवारा करते थे। ये मांस उनका प्रधान खाद्य हुआ करता था। अगला पॉइंट, स्त्रियों के द्वारा खाद्य संग्रह। पुरुष के साथ साथ नारियां भी खाद्य संग्रह किया करती थी। आदिम पुरुष जब शिकार करते थे उस समय औरतें जंगल से विभिन्न प्रकार के फल, कंद मूल, पक्षियों का अंडा आदि संग्रह किया करते थे तथा बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी भी इन पर हुआ करती थी। आगे देखेंगे खाद्य संग्रह तथा शिकारी की संस्कृति। अब क्या देखेंगे? संस्कृति देखेंगे कि उनका संस्कृति कैसी थी। तभी तो हम जाने हैं कि विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से वो कहाँ से कहाँ चले आए, वो लोग एक कम्युनिटी की ओर किस तरह से सेटल हो गए। तो लिखेंगे विश्व में अनेक स्थानों पर पाए गए अवशेषों से आदि मानव की संस्कृति का पता चलता है। पुरातात्विक साहित्य के अनुसार संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से है। शिकारी संग्रहक के संस्कृति की जानकारी हमें इस बात से हो सकती है कि आदि मानव ने किस प्रकार से बदलती जलवायु में किस प्रकार अनुकूलन किया तथा विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से संघर्ष किया और उस पर विजय प्राप्त किया। तो पहले पॉइंट देंगे मानसिक वृद्धि। आदि मानव के लिए शिकार करना तथा प्रकृति से भोजन प्राप्त करना एक सरल कार्य नहीं था। इसके लिए शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक वृद्धि का होना भी आवश्यक था। शिकारी संग्रहक
के संस्कृति को जानने के लिए उनके हथियारों को बनाने के बारे में जानना आवश्यक है। उनके द्वारा बनाए गए हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी थी, जो कि पत्थरों से निर्मित था। इसके अतिरिक्त छुरी, साबल, हार्पून आदि इस काल के हथियार रहे। पशुओं के चमड़े से कपड़े तथा टोकरी आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करते थे, जिससे इनकी मानसिक वृद्धि का पता चलता है। अगला पॉइंट, मात्रतांत्रिक सामाजिक जीव। क्या देखेंगे कि यहाँ पर आदिम युग के शिकारी खाद्य संग्राहक थे। सुरक्षा की दृष्टि से दल बांध कर रहा करते थे। शिकार के लिए भी दल में ही जाया करते थे, जिससे इनके अंदर सामाजिकता का विकास हुआ। चीन के छाओकाओ तिएन के पहाड़ी गुफा में पुरुष, स्त्री तथा बच्चों के शरीर के अवशेष मिले, जिससे इनके पारिवारिक जीवन का पता चलता है। आधुनिक अन्वेषण करने वालों का ये मानना है कि इनका परिवार जो था मात्रतांत्रिक था, मतलब पिता जो प्रमुख नहीं हुआ करते थे, मात्र इनकी प्रमुख हुआ करती थी। अगला पॉइंट, मिट्टी के बर्तनों तथा आग का उपयोग। आग की खोज उस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कर दिया। दावानल से मानव सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा। उस काल से के लोग ठंडक से बचने तथा हिंसक पशुओं को भगाने के लिए आग का प्रयोग किया करते थे। हालांकि ये लोग आग का आविष्कार अब तक नहीं सीखे थे। आग का व्यवहार सीखने के बाद उस आग से ये लोग खाना बनाने तथा किसी चीज़ को गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया। इसके अलावा भी कई कार्यों के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाने लगा। घरों का निर्माण। शिकारी संग्रहकर्ता जंगलों तथा गुफाओं में रहा करते थे, पर वह उनके लिए प्राप्त नहीं था। आग के आविष्कार के पहले गुफाओं तथा जंगलों में रहा करते थे। उनके सरल नहीं था, क्योंकि वो ठंड तथा हिंसक पशुओं का खतरा बना हुआ रहता था। इसलिए मानव घर तैयार करना सीखा। वह पत्थर, माटी तथा पशुओं की हड्डियों आदि से घरों की दीवार तैयार करता था तथा उसके ऊपर चमड़ा, पत्ता आदि रखकर छत तैयार किया करता था। चेकोस्लोवाकिया में आदिम शिकारी मनुष्यों के घरों का प्रारूप देखने को मिलता है। तकनीकी कुशलता तथा शिल्पकारी, ये पॉइंट है अगला। शिकारी भोजन संग्रहकर्ता अपने अनुभव तथा निरीक्षण के बल पर अपनी तकनीकी कुशलता में वृद्धि की। वृक्ष की टहनी में नुकीला पत्थर जोड़कर वे हाथ की कुल्हाड़ी का निर्माण किए। यंत्रों में जो विकास हुआ वह सिद्ध करता है कि वे लोग जो काम करते थे उसे पूर्ण नियंत्रित तरीके से किया करते थे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि आदि मानव के कुछ पत्थरों के यंत्र का आकार त्रिभुजाकार, तरबूजाकार या गोलाकार होना कला की शुरुआत मानी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेम फॉर रिवराइन सिविलाइजेशन, वाई वॉज दिस सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड इन द रिवर वैली। अगला प्रश्न क्या है? 4 नदी सभ्यताओं का नाम लिखिए। ये सभ्यताएं नदी घाटियों में क्यों विकसित हुई? सवाल क्या पूछा कि नदी के किनारे सभ्यताएं क्यों विकसित हुई, और 4 नदी सभ्यताओं का नाम पूछा गया। तो नदी सभ्यता किसे कहा जाता है? लिखेंगे, नदियों की घाटी में मनुष्य के अस्थायी रूप से बसने को इतिहास में नदी सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है या नाम दिया गया। 4 नदी घाटियों की सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप की बेलन नदी घाटी में स्थित मेहरगढ़ सभ्यता। दूसरी, भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरी, मिस्र की नदी घाटी सभ्यता। और मेसोपोटामिया की टाइग्रिस एवं इक्विटिपस नदी घाटी की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं रहीं जो नदी घाटी की सभ्यताएं रहीं। अब क्या कारण था इसे विकसित होने का? तो निम्नलिखित कारण था। पहला कारण लिखेंगे, फसल उत्पादन या कृषि के लिए उपयुक्त स्थान। लिखेंगे, मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है। इसकी तलाश में वो जंगल भटका करता था, लेकिन नदियों के किनारे समतल तथा उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ कृषि करना सरल हो गया था। साथ ही यहाँ की जलवायु सुदृढ़ होने के कारण वर्ष में कम से कम 3 फसलें उगाई जा सकती थी। ऊंची तथा ढालू भूमि पर पानी के बहाव से ऊपरी परत बहा जाया करती थी, लेकिन ये समस्या समतल स्थान में नहीं पाई गई। इस कारण यहाँ कृषि सरल थी तथा मनुष्य यहाँ व्यवस्थित रूप से बस गए, जिससे इनकी अनाज की अनिश्चितता खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट, यातायात की सुविधा।
नदियों के किनारे बसने से इन लोगों को पानी के मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया था तथा वे इस मार्ग से व्यापार भी किया करता था। तीसरा, जल की सुविधा। नदियों के किनारे बसने से मानव जीवन में लगने वाले दैनिक जल की आपूर्ति संभव हो चुका था। सिंचाई, पशुपालन, पीने तथा अन्य कार्यों के लिए जल की आवश्यकताएं होती हैं जो नदियों के द्वारा पूर्ति की जाती थी। नदियों से भोजन तथा व्यापार के लिए मछलियाँ भी आसानी से प्राप्त हो जाया करती थी। लगातार कृषि संभव, ये अगला पॉइंट है। नदियों के दूर के स्थानों पर मिट्टी की या खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, जिनसे उन्हें उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर जाना पड़ता था। लेकिन नदियों के किनारे के भूमि पर बाढ़ आने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होती थी और वहाँ पर लगातार कृषि किया जा सकता था। उपयुक्त कारणों से नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई। अब आगे कुछ प्रश्न हैं। मेक अ कंपैरेटिव डिस्टिंक्शन एमंग हड़प्पा, इजिप्टियन एंड द सुमेरियन सिविलाइजेशन। हड़प्पा, मिस्र एवं सुमेर की सभ्यताओं में तुलना करो। अगला क्वेश्चन है, वेयर द मेहरगढ़ सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड एंड हु डिस्कवर इट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ सभ्यता की खोज किसने और ये कहाँ स्थित है? इस सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बन लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ये कुछ प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में इसके उत्तर को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।